हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक एहसास तुम्हारे इसका भी पार्ट है। लेकिन उससे पहले पार्ट 5 को जरूर देखें। कन्हैया नहीं चाहता था कि रिधि उनके परिवार वालों से ज्यादा घुले मिले और बेवजह इस घर को उसकी आदत पड़ जाए। पर रिधि तो आज बहुत ही खुश थी। जो खुशी उसको यहाँ मिल रही थी वो खुशी तो उसे अपनी लग्जरी लाइफ में भी नहीं मिल पा रही थी। रिधि तो बस उदयपुर की फैन ही बन चुकी थी। वहीं कनिष्का और रजत भी रिधि की फैन बन चुके थे और कन्हैया की तो जैसे सांस ही रिधि के कारण चल रही थी। तभी कन्हैया ने सधी हुई आवाज में कहा, आप जब बात करती है ना तो आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है, ऐसा क्यों? अब रिधि बोली, हम नहीं जानते। रिधि ने झूठ कह दिया ताकि वह कन्हैया के मुंह से सच सुन सके। तभी कन्हैया ने कहा, हम बताएं क्यों? ताकि सामने वाला आपकी आंखों में वो ना देख पाए जो आप छुपाना चाहती है। रिधि ने सुना तो हैरान थी। सच वही था जो कन्हैया ने कहा था। रिधि को खामोश देखकर कन्हैया ने कहा, आपको पसंद नहीं है कोई आपकी आंखों में देखे? रिधि ने धीरे से ना में अपनी गर्दन हिला दी। कन्हैया रिधि को अपसेट नहीं करना चाहता था, इसलिए बात बदलते हुए कहा, आपको वो काम हुआ जिसके लिए आप यहाँ आई थी? अब रिधि ने कहा, जी नहीं, उसके लिए भी 3-4 दिन और लगेंगे। तो कन्हैया बोला, मतलब आप तब तक यहीं हैं? अगर आप कहे तो हम आपकी मदद कर देते हैं। रिधि ने कन्हैया की आंखों में देखते हुए कहा, आपने जो किया उसे हम एहसान का नाम नहीं देंगे। एक अनजान शहर में कोई किसी के लिए शायद इतना करता होगा जितना आपने किया। सच बताएं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इस बार रिधि ने उसकी आंखों में देखा तो कन्हैया खोस आ गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए न जाने क्या ढूंढने लगे। दूर खड़ी आई कनिष्का और रजत ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराने रहे थे। तभी बाबा छोटू के साथ वहां सा बड़ा सा बर्तन लेकर आए जिसमें बूंदी थी। बाबा ने बर्तन बरामदे में रखवाया और आई से कहा, सुशीला, दुकान में भीड़ बहुत ज्यादा है तो हम सोचे वो ऑर्डर वाले लड्डू यहीं बना ले तो। तभी कन्हैया ने उठकर बाबा के पास आकर कहा, हाँ बाबा, हम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। तो बाबा बोले, ठीक है बेटा, अभी हम जाते हैं, आज बहुत काम है। कन्हैया से कहकर बाबा रिधि की तरफ आए और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आपका पैर बहुत सुबह बिटिया, हमेशा खुश रहो। अब बाबा वहां से चले गए। कन्हैया, कनिष्का और रजत तीनों ऑर्डर के लड्डू बनाने के लिए बैठ गए। रिधि पास ही बैठे उन्हें देख रही थी और फिर कुछ देर बाद कहा, हम भी बनाएं? तो कनिष्का ने कहा, अरे हाँ बिल्कुल, आ जाओ। रिधि भी आकर कनिष्का के पास बैठ गई। रिधि ने लड्डू बनाने की कोशिश की लेकिन उससे बन ही नहीं पा रहा था। आखिर कोशिश करके उसने एक लड्डू बना ही लिया, लेकिन जब उसने सबको दिखाया तो सब हंसने लगे। रिधि ने बहुत छोटा सा लड्डू बनाया था और वो भी टेढ़ा मेढ़ा। रिद्धि ने देखा तो उसे भी हंसी आ गई। फिर कन्हैया ने उसे सिखाया कैसे बनाते हैं। 2-4 बनाने के बाद रिद्धि ने आखिरकार गोल लड्डू बना ही लिया। वो इतनी खुश हुई, उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। करोड़ों की कंपनी की इकलौती मालकिन, जिसके सामने कितने ही बड़े लोग हाथ बांधे खड़े रहते थे, वह लड़की आज इनके बीच बैठकर एक लड्डू बनाकर खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। सच ही कहा है किसी ने, खुशियां पैसों की मोहताज नहीं होती। रिद्धि ने भी यही महसूस किया। उदयपुर आकर वह अपनी जिंदगी भूल चुकी थी। बेंगलुरु में अपनी लग्जरी लाइफ, सब कुछ बस कुछ याद था तो वो था उदयपुर। कन्हैया, रजत, कनिष्का और आई के बीच रहकर उसने देखा कम पैसों में भी उनकी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, अपनापन और प्यार था। रिद्धि के पास 4 दिन थे और इन 4 दिनों में वो ये जिंदगी जीना चाहती थी। एक ऐसी जिंदगी जिससे उसका स्टेटस, उसकी रेपुटेशन बीच में ना आए। बाकी सबकी तरह वह भी एक आम जिंदगी जीना चाहती थी। रिधि को खोया हुआ देखकर रजत ने कन्हैया को साइड में धक्का देते हुए कहा, उधर खिसकना, कितनी गर्मी हो रखी है। कन्हैया साइड खिसक गया लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इससे वो रिधि के पास जा रहा है। रिधि की तंद्रा टूटी तो वह फिर से लड्डू बनाने में लग गई। रजत को कन्हैया और रिधि को साथ देखकर अच्छा लग रहा था। वह तो चाहता था कि दोनों जिंदगी भर यूं ही साथ रहे। लड्डू बनाते हुए रिधि के बाल बार बार उसके गालों पर आ रहे थे। कन्हैया की नज़र बार बार रिधि पर चली जाती। जब उससे नहीं देखा गया तो उसने अपनी उंगली से उसे साइड कर दिया। रिधि देखती ही रह गई। कन्हैया ने मुंह घुमा लिया लेकिन रजत और कनिष्का मन ही मन उसे नज़ारे का मजा ले रहे थे। बातें करते हुए चारों लड्डू बनाते रहे और चारों में एक रिश्ता बन चुका था। वो था दोस्ती का रिश्ता। लड्डू बनाते बनाते शाम हो चुकी थी। ऑर्डर पूरा होने के बाद रजत और कन्हैया ने मिलकर उन्हें डिब्बों में पैक किया। चारों बहुत ज्यादा थक चुके थे। तभी कनिष्का रिधि को अपने कमरे में ले गई। रिधि कुछ देर के लिए लेट गई। थकान की वजह से उसकी आंख लग गई और कनिष्का किसी काम से बाहर चली गई। कन्हैया जैसे ही कनिष्का के कमरे की खिड़की के सामने से गुजरा
उसकी नज़र पल भर के लिए रिद्धि पर ठहर गई। कन्हैया वहीं खड़ा प्यार से उसके चेहरे को निहारता रहा और फिर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में आकर कन्हैया बेड के कोने पर बैठकर सोचने लगा, ये कैसा एहसास है जो मैं उनकी तरफ खींचता ही चला जा रहा हूँ। जितना उनसे दूर जाता हूँ, मेरी किस्मत उन्हें मेरे उतना ही करीब ले आती है। उनकी आंखों में जो दर्द है वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है, या कोई और भी है जो इन आंखों में देख पाता होगा। वो कहते हैं वो कहती है कि उन्हें पसंद नहीं कोई उनकी आंखों में देखे, फिर भी हम उनकी आंखों में देखते हैं तो वो खामोश क्यों हो जाती है। वो वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी मैं उन्हें अजमेर में छोड़कर आया था। उनकी खामोशी क्यों अक्सर मेरी बेचैनी बढ़ा देती है। मेरी मोहब्बत मुझसे दूर जा रही है या फिर रिद्धि जी मेरे करीब आ रही है। अब तक ना जाने कितनी लड़कियां मेरे आसपास रही है, फिर उनके करीब आते ही हमें ऐसा क्यों हो जाता है जो हम सब कुछ भूल जाते हैं। कन्हैया बिस्तर पर लेट गया, घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 4:30 बज रहे थे। उसने अपनी आंखें मूंद ली लेकिन नींद आंखों से गायब थी। पहली बार कन्हैया के विचार नींद पर हावी थे। शाम 6 बजे जब रिद्धि की आंख खुली तो वह उठी। उसने शीशे में देखकर अपने बालों को सही किया और बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। बरामदे में आई और बाबा मिल गए। रिद्धि उनके पास आई और कहा, माफ कीजिएगा, वो हमारी आंख लग गई थी, हमें अब चलना चाहिए। तो बाबा ने प्यार से रिद्धि से कहा, अरे बिटिया, आप माफी क्यों मांग रही है? क्या हुआ जो आंख लग गई? इसे अपना ही घर समझे। कन्हैया और कनिष्का भी वहां आ पहुंचे तो बाबा ने कन्हैया से कहा, कन्हैया बेटा, वो त्रिपाठी जी के यहाँ से न्योता आया है, पर मुझे और तुम्हारी अम्मा को तो आज बड़े भाई साहब के घर जाना है उनसे मिलने। तो हम कह रहे हैं कि तुम और कनिष्का वहां चले जाना। उनकी बिटिया की शादी है तो सुगुन भी दे आना। उनका ऑर्डर तो हम पहले ही भिजवा दिए हैं, बस वो स्पेशल 100 डिब्बे हैं, वो साथ ले जाना। तो कन्हैया ने कहा, बाबा, हम क्या करेंगे शादी में? जाकर हम ऑर्डर देकर आ जाएंगे, सुगुन कनिष्का के हाथ भिजवा देंगे। त्रिपाठी जी की बेटी दोस्त है कनिष्का की। अब बाबा ने कहा, नहीं बेटा, त्रिपाठी जी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। एक तो हम भी नहीं जा पा रहे, ऊपर से तुम भी नहीं गए तो वो बुरा मान जाएंगे। उधर कन्हैया बेचारा जाना नहीं चाहता था और ना जाने की वजह सिर्फ वो और उसका दोस्त रजत जानता था। मजबूरन कन्हैया को हाँ करना पड़ा। कन्हैया के हाँ करने के बाद बाबा ने रिद्धि से कहा, बिटिया, आप इन लोगों के साथ क्यों नहीं चली जाती? हमारे उदयपुर में कुछ नया देखने को मिल जाएगा आपको। अब रिद्धि ने हिचकिचाते हुए कहा, हम कैसे जा सकते हैं? तभी कनिष्का ने चहकते हुए कहा, चलिए ना, बहुत मजा आएगा। आप उदयपुर की शादी देखना, क्योंकि ऐसी शादियां आपके शहर में भी नहीं होती होगी जैसी हमारे उदयपुर में होती है। अब आई बाबा और कनिष्का बार बार उसे कहने लगे तो रिद्धि ने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया ने अपनी पलकें झपकाकर सहमति दे दी। तो रिद्धि ने कहा, ठीक है, पर इन कपड़ों में हम होटल जाकर चेंज करके आते हैं। तभी कनिष्का ने रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा, अरे आप आइए ना, हमारे पास बहुत है, आप उनमें से कुछ पहन लीजिए। अब आई ने कहा, कन्हैया, तुम भी जाकर तैयार हो जा, और हाँ, रजत को भी बुला लेना। और फिर वो वहां से चली गई। कन्हैया अपने कमरे में आया और अलमारी खोली। अपने पहनने के लिए उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा निकाला और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद खुद को शीशे में देखा। आज तो वह कह डाला था, अगर रजत की भाषा में कहे तो बहुत ही कटाप लग रहा था। उधर कनिष्का रिद्धि को एक के बाद एक ड्रेसेस दिखाए जा रही थी, कोई छोटी तो कोई लूज। रिद्धि थक कर बैठ गई। तभी कन्हैया कुछ देर बाद कनिष्का के कमरे में आया। रिद्धि पहले वाले कपड़ों में देखकर, आप तैयार नहीं हुई? अब रिद्धि ने धीरे से कहा, कनिष्का के कपड़े हमें फिट नहीं आएंगे। कन्हैया ने रिद्धि को वहीं रुकने को कहा और खुद अपने कमरे में आ गया। उसने अपनी अलमारी खोली और उसमें से वो बनारसी साड़ी निकाली जो उसने अपनी मैडम जी के लिए खरीदी थी। उन्हें तो वह नहीं दे पाया था। कन्हैया ने वह साड़ी लाकर रिद्धि को दे दी। रिद्धि ने जब वह साड़ी देखी तो उसका चेहरा खिल उठा। बनारसी साड़ी तो उसे हमेशा से पसंद थी। उसने कन्हैया से कहा, आप हमें 5 मिनट दीजिए, हम अभी आते हैं। कन्हैया और कनिष्का कमरे से बाहर चले गए। अब तक रजत भी आ चुका था। तीनों बाहर खड़े रिद्धि का इंतजार कर रहे थे। रिद्धि ने वह बनारसी साड़ी पहनी। बालों को उसने पहले की तरह ही चोटी बनाकर रखा था। साड़ी पर लंबे बाल ऐसे ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। पल्लू को अब पिन अप किया। उसके अलावा कोई मेकअप नहीं, पर सादगी में भी वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। कनिष्का, रजत और कन्हैया की नजर उस पर ठहर सी गई। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी, पर इस साड़ी ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। तभी कनिष्का आई के आवाज देने पर वहां से चली गई। रिद्धि धीरे धीरे आ रही थी। जैसे जैसे रिद्धि के कदम बढ़ रहे थे, कन्हैया की धड़कनें बढ़ रही थी। रिद्धि को देखकर उसने रजत से कहा,
हमारी मैडम जी भी इस साड़ी में इतनी सुंदर लगती ना। अब रजत ने रिद्धि को देखते हुए कहा, गुरु मैडम जी को छोड़ो, मैं तो कहता हूँ इनको अपना बना लो, उदयपुर में बुखार ला देना। कन्हैया की नजरें भी रिद्धि से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रिद्धि उन दोनों के पास आई और कहा, चलें? कहकर कन्हैया रिद्धि के साथ गेट की तरफ बढ़ गया। तभी कनिष्का भागती हुई आई, हाथ में उसके शगुन का लिफाफा था। जैसे ही वह जाने लगी, रजत ने उसे रोक लिया और सामने देखने का इशारा किया। रिद्धि ने लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहनी हुई थी, कन्हैया ने सफेद रंग का कुर्ता पजामा। इत्तेफाक से उनके कपड़ों का रंग एक जैसा था। कनिष्का ने देखा तो रजत से कहा, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। तो रजत मुस्कुराया और बोला, हाँ, उन दोनों को देखकर लग रहा है जैसे शादी त्रिपाठी की लड़की की नहीं, इन दोनों की है। उधर कन्हैया गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। रिद्धि भी आकर उसकी बगल में बैठ गई। रजत और कनिष्का भी आकर जीप में सवार हो गए। कन्हैया ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। कन्हैया और रिद्धि दोनों ही खामोश हैं। बस कनिष्का और रजत ही कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं। गाड़ी चलाते हुए कन्हैया की नजरें बार बार रिद्धि पर चली जाती। उसने मन ही मन कहा, आज सच में उदयपुर में बुकाल आ जाना है। रिद्धि ने देखा, शाम के समय उदयपुर की ये गलियां और भी खूबसूरत हो जाया करती है। रिद्धि उनमें डूब सी गई। हर गली, हर मोड़ पर वह कुछ न कुछ खास देख ही लेती। रिद्धि को खोया हुआ देखकर रजत ने अपने कंधे से कनिष्का के कंधे पर हल्के से मारा तो कनिष्का बोल पड़ी, रिद्धि जी। अब रिद्धि ने पीछे पलटकर कहा, जी। तो कनिष्का ने खुशी से कहा, कैसा लगा आपको हमारा उदयपुर? तभी रिद्धि ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, बहुत अच्छा है, इससे खूबसूरत जगह हमारे लिए इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। तो कनिष्का मुस्कुराते हुए बोली, और यहाँ के लोग? कनिष्का ने फिर अपने भाई कन्हैया पर नजर डाली। रिद्धि ने एक नजर कन्हैया की ओर देखा और फिर कनिष्का की ओर देखकर कहा, काफी दिलचस्प। कनिष्का मुस्कुरा दी। तभी रजत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, और हम? अब रिद्धि ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, वो क्या कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में बहुत कपाट है। तभी रजत ने खुशी से भरकर कहा, अरे वाह, क्या बात है, आप तो हमारी वाली भाषा सीख लिए और आपके मुंह से लग भी बहुत बढ़िया रही है। अब रिद्धि ने कहा, लेकिन ऐसी भाषा अगर बेंगलुरु में बोलने लगे ना तो किसी को समझ नहीं आएगी, उल्टा उनको लगेगा हम उन्हें अब शब्द बोल रहे हैं। तभी रजत ने कन्हैया से कहा, अब देखो बात यह है कि जो मजा देहाती भाषा बोलने में है वो अंग्रेजी वो बोलने में नहीं। क्यों भैया, सही बोल रहे हैं नहीं? जवाब में कन्हैया सिर मुस्कुरा दिया। रोजाना से आज कन्हैया ज्यादा ही चुप था। रजत भी उसकी इस चुप्पी का मतलब समझ नहीं पाया। फिर कन्हैया को छेड़ते हुए कहा, अरे भैया, त्रिपाठी की लड़की वही है ना जो उस रोज मंदिर पर मिली थी तुमको? रजत के मुंह से यह बात सुनकर कन्हैया को पिछली सारी बात याद आ गई जो वह याद करना नहीं चाहता था। उसने घूर कर रजत को देखा तो रजत ने रिद्धि से कहा, आपको पता है रिद्धि जी, उदयपुर में एक ही चीज फेमस है, हमारे भैया। कन्हैया रजत की बात सुनकर चौंक गया। एक तो वह पहले से ही खामोश था, ऊपर से रजत उसे परेशान कर रहा था। अब रिद्धि ने हैरानी से रजत से कहा, क्या सच में? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों भैया? रजत ने हल्के से कन्हैया के कंधे को दबाते हुए कहा। तभी कन्हैया ने मन ही मन कहा, क्यों हमारी पोल खोलने पर तुला है रजत, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। और गाड़ी चलाता रहा। उसने रजत की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मन ही मन उसे खूब गालियां दे रहा था। अब रिद्धि ने कन्हैया की ओर देखकर कहा, उदयपुर की लड़कियां क्या, बल्कि कोई भी लड़की इन्हें पसंद कर लेगी, ये इतने अच्छे जो हैं। तभी रजत ने कनिष्का के कान में फुसफुसाते हुए कहा, कन्नू, ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। रिद्धि के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कन्हैया को कुछ अच्छा लगा। उसने म्यूजिक चला दिया, गाना बजने लगा। अब गाना सुनते ही रजत तपाक से बोल पड़ा, भैया, गजले वजले तो त्रिपाठी की लड़की भी लिख रही है तुम्हारे लिए। तभी रजत की बात सुनकर कन्हैया ने गाना ही बदल दिया। पर आज किस्मत ने कन्हैया का साथ नहीं दिया। दूसरा गाना बजने लगा। ये गाना तो पहले वाले गाने से भी ज्यादा टॉर्चर भरा था। अब आप बोलोगे कैसे, तो वो रजत बताएगा। रजत ने जैसे ही गाने की पहली लाइन सुनी, कहने लगा, अरे भैया, याद दिला दिया आपने तो उस गाने से उनकी। त्रिपाठी की लड़की का नाम भी तो कुछ ऐसा ही था, सज्जना। बेचारा कन्हैया क्या कहता रजत से। आज रजत पूरी तैयारी के साथ आया था। ऊपर से रिद्धि के सामने तो ये सब बोल रहा था। पता नहीं रिद्धि उसके बारे में क्या सोचेगी। इसी उधेड़बुन में लगा कन्हैया गाड़ी चला रहा था। अब न तो उसकी रिद्धि को देखने की हिम्मत थी, ना ही रजत को। उसने बांसुरी वाले का नाम लिया और एक बार फिर गाना चेंज कर दिया। पर बांसुरा वाला वे आज तो उसके खिलाफ ही नजर आ रहे थे। गाना बजने लगा। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जैसे ही गाना बजना शुरू हुआ, रजत की हंसी निकल गई। अब झुंझलाकर कन्हैया ने म्यूजिक ही बंद कर दिया। कन्हैया का चेहरा देखकर रिद्धि भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी।
जैसे ही उसने रजत की तरफ देखा, दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें हंसता देखकर कनशिका भी उनमें शामिल हो गई। कन्हैया ने गाड़ी रोक दी। तीनों इससे बेखबर अभी भी हंसे जा रहे थे। हंसते हंसते रजत ने कहा, अरे भैया, जब इतना प्यार था तो क्यों नहीं कह दिया तोता। अब कन्हैया ने पलट कर रजत को घूरा तो वह खामोश हो गया और अगले पल ही फिर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अब हम क्या करें, तुम गाने ही ऐसे चुन चुन के लगा रहे हो। तभी कन्हैया ने गुस्से से कहा, हाँ तो हम क्या करें, गाड़ी तुम्हारी है, हमें क्या पता इस बारे में। अब रजत ने अपनी हंसी रोक कर कहा, हाँ तो ऐसे गाने कौन सुनता है, कोई डंकस लगाओ। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा तुमको बड़ा पता है अच्छे गानों का। अब रजत ने जरा फैलते हुए कहा, बिल्कुल पता है, वो क्या है ना, हमारी चॉइस है पूरे उदयपुर में हटके। तो कन्हैया ने कहा, अच्छा तो फिर तुम ये सुना दो। इस बार रजत फंस गया, लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं था। उसने गला साफ किया और गाने लगा। अब तो रिधि का तो हंस हंस कर बुरा हाल था कि नमूनों के बीच आ गई थी वो। लेकिन जो भी था, रजत था बहुत ही फनी। रिधि इससे पहले शायद ही कभी इतना हंसी होगी जितना कि आज। ये कुछ वक्त उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त गुजरने वाला था। रजत ने कन्हैया की ओर देखकर कहा, कैसा लगा। अब कन्हैया ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत बकवास। तभी रजत बोला, अच्छा लो फिर अच्छा वाला सुनाते हैं। कहकर रजत फिर गाने लगा, रीतू तेरे प्यार में हम परदेसी हो गए रे, हम परदेसी हो गए। अब तो कन्हैया का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह गाड़ी से उतरा और चला गया। रजत ने रुकने को कहा, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी। गाड़ी से कुछ दूर खड़ा कन्हैया दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसा वह कभी करता भी नहीं था, पर शायद अतीत की यादें इतनी कड़वी थी कि न चाहते हुए भी उसे ये मजाक बुरा लगा। कन्हैया के जाने के बाद रिधि ने कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे एक मजाक से उनके दिल को ठेस पहुंची है। तो रजत ने कहा, अरे रिधि जी, आप ज्यादा मत सोचिए। इस बात से तो हम और कनिष्का उसे कई बार चिढ़ाते हैं। बस आज उसने कुछ ज्यादा दिल पर ले लिया। आप फिक्र ना करो, अभी खुद ही आ जाएगा। अब कनिष्का ने कहा, रजत भैया, आज रितु की शादी है ना, हो सकता है इस वजह से अपसेट हो। तभी रिधि ने हैरानी से दोनों के चेहरे को देखते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर ये मैटर क्या है, हम कुछ समझे नहीं। तो कनिष्का ने, हम बताते हैं। तभी रजत ने कनिष्का को पीछे खींचते हुए कहा, अरे तुमको क्या पता, हम बताते हैं स्टोरी क्या है। अब रिधि मासूमियत से बोली, ठीक है आप बता दीजिए। तो रजत एक पल के लिए उसके चेहरे में ही खो गया। रिधि ने अपना हाथ उनके सामने हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, आप कुछ बता रहे थे। अब रजत ने कहा, यार बहुत मासूम चेहरा है आपका, इतने प्यार से ना कहा करो, किसी का दिल बाहर आ गिरेगा, बता रहे हैं। तो कनिष्का ने रजत को अपनी तरफ खींचकर फुसफुसाते हुए कहा, लाइन मार रहे हो इन पे। तभी रजत ने भी फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, भाभी पर लाइन मारेंगे। तो रिधि ने कहा, अरे अब बताओ भी आप लोग। तभी रजत बोला, हाँ हाँ बताते हैं, बड़ी बेसब्र हो रही है आप तो रिधि जैप गई। अब रजत ने कहा, रितु कनिष्का की दोस्त है। कनिष्का के 12वीं के एग्जाम में जब कन्हैया इस एग्जाम सेंटर छोड़ने जाया करता था, बस वह रितु की नज़र कन्हैया पर पड़ी और उसे कन्हैया से प्यार हो गया। वो क्या कहते हैं, सच्चा वाला प्यार। कितने ही फूल प्रेम पत्र तोहफे भेजे उसने कन्हैया के लिए, कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। बहुत प्यार था कन्हैया के घर, रिश्ता भी भेज दिया अपने माँ बाबा के साथ। आई बाबा ने तो मान ही भी लिया, पर हमरे भैया ने इनकार कर दिया। उसके बाद उसने जो बुखाल किया उदयपुर में, बांसुरी वाले की कसम, इस उसके जैसा प्यार कोई ना करता होगा किसी को। कहकर रजत चुप हो गया। तो रिधि ने बेचैनी से पूछा, और कन्हैया जी, क्या वो उनसे प्यार नहीं करते थे। तभी रजत ने कहा, अरे प्यार ना कहो, इस कहो जे प्यार था दोनों में कि बस पूछो मत, एक लबालब उदयपुर वाला प्यार। कहकर रजत कनिष्का की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। अब रिधि के चेहरे पर एक अलग ही भाव दिखाई देने लगा, जैसे रजत की कही बात से उसे अच्छा ना लगा। पर उसने अपने मन के भावों को छुपाते हुए कहा, पर आज तो उनकी शादी है और आप सब लोग वहां जा रहे हैं। तभी इस बार कनिष्का ने कहा, इसलिए तो भैया अपसेट है, वो भला उन्हें शादी करते हुए कैसे देख सकते हैं। तो रिधि ने कहा, फिर तो इन्हें नहीं जाना चाहिए। अब रजत ने कहा, लेकिन जाना भी बहुत जरूरी है, त्रिपाठी की ओर से खास न्योता जो है। रिधि खामोशी से दूर खड़े कन्हैया को देखकर सोचने लगी, ऐसा क्यों होता है, जिससे प्यार करते हैं उसे पाने में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। और अगर सारी परेशानियां दूर हो जाए तो किस्मत धोखा दे जाती है और हमारी मोहब्बत हमारी आंखों के सामने किसी और की हो जाती है। बेचारे कन्हैया जी, कोई लड़की उनका दिल कैसे तोड़ सकती है। रजत और कनिष्का रिधि को कन्हैया के लिए परेशान होते देखकर खुश हो रहे थे। रजत तो यही चाहता था कि कन्हैया के ब्रेकअप की कहानी सुनकर रिधि को कन्हैया से हमदर्दी हो जाए
और फिर ये हमदर्दी प्यार में बदल जाए। धीरे धीरे वो सफल भी हो रहा था, रिद्धि के दिल में कन्हैया के लिए फीलिंग्स जगाकर। तभी कनिष्का ने कहा, रजत भैया अब चलो भी, कहीं ऐसा ना हो शादी हो जाए और हम विदाई के समय पहुंचे। तो रजत ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन कन्हैया को कौन बुला कर लाएगा, हम तो नहीं जा रहे, कहीं गुस्से में आकर हमारी धुलाई ना कर दे। अब रिद्धि ने उतरते हुए कहा, हम बुला कर लाते हैं। तभी रजत ने खुशी से कनिष्का से कहा, यही तो हम चाहते थे कि भाभी जाए। रिद्धि कन्हैया के बगल में आकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई और सामने देखते हुए कहने लगी, कितना मुश्किल होता है किसी की याद के जीना, आगे जाकर ये मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब हमारी आंखों के सामने हमारी पसंद किसी और की हो जाए। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना पड़ता है, जो गुजर गया उसे बुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। खुशी किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाती है। अब कन्हैया रिद्धि के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, क्या कहानी सुनाई उन दोनों ने आपको? तो रिद्धि ने कन्हैया की आंखों में देखते हुए कहा, कहानी जो भी, अंत भला तो सब भला, अब चले देर हो रही है। कन्हैया मुस्कुराया और रिद्धि के साथ कदम मिलाकर चलने लगा। चलते चलते अचानक से कन्हैया का पैर लड़खड़ाया तो रिद्धि ने उसके हाथ को थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। कन्हैया बस उसकी आंखों में देखता ही रह गया और सोचने लगा, अगर संभालने वाली आप जैसी होगी तो हर कोई बार बार गिरना ही चाहेगा। दूसरी ओर रिद्धि ने कन्हैया की आंखों में देखते हुए सोचा, चिंता मत कीजिए कन्हैया जी, ये जख्म भी जल्दी ही भर जाएंगे और बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगी जो आपको संभाल लेगी। कन्हैया से रिद्धि का ध्यान हटा तो उसने देखा सामने बैठे रजत और कनिष्का उसे ही देखे जा रहे थे। रिद्धि ने झट से कन्हैया का हाथ छोड़ दिया और आकर गाड़ी में बैठ गई। कन्हैया गाड़ी के पास आया और रजत और कनिष्का मुस्कुरा दिए। दोनों ने अपने कान पकड़कर आंखों ही आंखों में कन्हैया से माफी मांग ली। कन्हैया ने भी मुस्कुरा कर माफी दे दी और वह आकर पीछे बैठ गया और रजत से गाड़ी चलाने को कहा। रजत आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और रिद्धि से बातें करता हुआ गाड़ी चलाता रहा। बीच बीच में रिद्धि पलट कर कन्हैया की ओर देख लेती। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती, एक पल को दोनों का दिल धड़क उठता। रजत ने देखा तो उसने गाड़ी में लगा मिरर सेट कर दिया। अब रिद्धि को पीछे पलटने की जरूरत नहीं थी, वह सामने देखते हुए भी कन्हैया का चेहरा देख सकती थी और कन्हैया इससे बेखबर अपने ही किसी ख्याल में खोया हुआ था। अब चारों त्रिपाठी जी के घर सामने थे। रजत ने गाड़ी साइड में लगा दी, चारों नीचे उतर गए। तभी कन्हैया ने कहा, कनिष्का तुम सब लोग अंदर चलो, मैं ये डिब्बे पहुंचा कर आता हूँ। अब कनिष्का बोली, ठीक है भाई, पर जल्दी आना। और फिर खुद रजत और रिद्धि के साथ चली गई। रिद्धि थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसे देखकर रजत ने कहा, रिद्धि जी खुलकर एंजॉय कीजिए। जवाब में रिद्धि मुस्कुरा दी। कनिष्का ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगी। तभी दरवाजे पर खड़े कुछ लड़कों ने रिद्धि को देखा तो बस नजरें उस पर जमा ली। रिद्धि ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और कनिष्का के साथ अंदर चली गई। सारे लड़कों की नजर बस रिद्धि पर ही थी। उनमें से एक ने कहा, भाई ये तो मतलब एकदम जहर। तभी पास खड़े रजत ने हथेली पर उंगली से मसाला रगड़ते हुए सहज भाव से कहा, तो खा के मर जाओ। पर अब उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे रजत भैया आप इधर शादी में? रजत को देखकर ही सब सकपका गए और रिद्धि से ध्यान हटा लिया। रजत ने हथेली में रखा मसाला मुंह में रखा और लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटा ऐसा है, जिस लड़की को देख के अभी आंखें सेक रहे थे, दोबारा उसकी तरफ गलती से भी देखे तो हम बता रहे हैं कुछ देखने लायक नहीं रहोगे। अब दूसरे लड़के ने पूछा, वो क्या है ना भैया? तो रजत बोला, बेटा बाबी है तुम्हारी और बाबी माँ समान होती है, इज्जत करना सीखो वरना ऐसा तोड़ेंगे, ना दिखने लायक रहोगे ना बताने लायक, चलो हटो यहाँ से। कहकर रजत आगे बढ़ गया। अंदर आकर रजत ने कुर्सी पकड़ी और बैठ गया। त्रिपाठी जी ने देखा तो उसके पास आए और अपने एक नौकर को उसकी सेवा में हाजिर रहने को कहा। आखिर हमारे रजत भैया का भी कुछ तो दबदबा था। उधर कनिष्का रिद्धि को लेकर अंदर हॉल में आए। वहां कनिष्का को अपनी स्कूल की सहेलियां मिल गई। रिद्धि को वहीं रुकने का बोलकर कनिष्का अंदर चली गई। रिद्धि वही खड़ी खड़ी अरेंजमेंट देख रही थी। काफी अच्छा था सब। उस बनारसी साड़ी में रिद्धि इतनी अच्छी लग रही थी कि सब उसी की तरफ देख रहे थे। रिद्धि ने देखा रजत कुछ ही दूर बैठा है और लड़कों से गिरा है। कनिष्का भी अपनी सहेलियों में बिजी थी। रिद्धि ने देखा कन्हैया अभी तक नहीं आया है तो वह वापस बाहर आ गई। कन्हैया गाड़ी से डिब्बे निकाल कर रखवा रहा था। रिद्धि उसके पास आई और उसके हाथ से डिब्बे लेकर कहा, हम आपकी मदद कर देते हैं। रिद्धि ने इतना प्यार से कहा कि कन्हैया ना नहीं कर पाया। उसने कुछ डिब्बे रिद्धि को दे दिए। दोनों साथ साथ अंदर जाने लगे। जैसे ही कन्हैया अंदर हॉल में आया, जितने भी लोग थे उसे देखकर सब के सब खड़े हो गए और सब उसे नमस्ते करने लगे। रिद्धि को यह बड़ा अजीब लगा। कन्हैया यही तो नहीं चाहता था, कुछ तो था जो वह रिद्धि से छुपा रहा था। उसने सबको बैठने का इशारा किया और आगे बढ़ गया।
रिद्धि अवाक सी उसके पीछे चलती। रिद्धि कन्हैया से कुछ पूछ पाती इससे पहले कनिष्का वहां आई और रिद्धि को अपने साथ ले जाते हुए कहा, आइए आपको हमारी दोस्तों से मिलाते हैं जिसकी आज शादी है। रिद्धि कनिष्का के साथ चली गई। जाते जाते उसने एक बार पलटकर कन्हैया की ओर देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। कितने ही सवाल थे रिद्धि की आंखों में जिन्हें कन्हैया साफ साफ देख सकता था। कनिष्का रिद्धि को लेकर दुल्हन के कमरे में आई। दुल्हन रितु के साथ साथ वहां कुछ और लड़कियां भी थी। कनिष्का ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और शादी की मुबारकबाद दी। रितु ने रिद्धि की तरफ देखा तो बस काफी देर तक देखती रही और फिर कनिष्का से पूछा, ये कौन है? तो कनिष्का ने कहा, भैया की दोस्त है, बाहर से आई है। अब रिद्धि ने आगे बढ़कर रितु से कहा, शादी मुबारक। तभी रितु ने बिना रिद्धि की बात का जवाब दिए बेरुखी से कनिष्का से पूछा, तुम्हारे भैया भी आए हैं शादी में? तो कनिष्का ने धीरे से कहा, आए हैं। अब रितु का दर्द अपनी सहेली के सामने फूट पड़ा। हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं कनिष्का, पापा ने जो लड़का देखा है उससे हम बिल्कुल प्यार नहीं करते। हम सच बता रहे हैं, अगर ये शादी हुई तो हम मर जाएंगे। तो कनिष्का ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है, फिर ये सब? अब रितु की आंखों में आंसू बहने लगे और बोली, वो सब झूठ था कनिष्का, पर हम ये शादी नहीं करना चाहते। तभी कनिष्का ने कहा, तो तुम मना क्यों नहीं कर देती? अब रितु बोली, पापा मार डालेंगे हमें, हमारी वजह से पहले ही इतनी ठेस पहुंची है उनको, जानती हो तुम, फिर से ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। तभी कनिष्का घबरा गई और बोली, तो अब क्या होगा? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहकर रितु फूट फूट कर रोने लगी। कनिष्का उसे चुप कराने लगी। सामने खड़ी रिद्धि को अब समझ आया कि रितु अभी भी कन्हैया से बहुत प्यार करती है और आज भी वह उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। रिद्धि वहीं खड़ी थी। तभी रितु के पापा कमरे में आए और कहा, मुहूर्त का समय हो गया है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रितु ने कोई जवाब नहीं दिया। बस रितु कभी कनिष्का तो कभी अपने पापा को देखती है। रितु को चुप देखकर उसके पापा आगे आए और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगे। तभी रितु आस भरी नजरों से कनिष्का को देखने लगी, लेकिन कनिष्का बेचारी क्या करती, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे ही रितु रिद्धि के सामने से गुजरी, रिद्धि ने उसका दूसरा हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, रितु ये शादी नहीं करना चाहती सर। रिद्धि की बात सुनकर रितु के पापा ने रितु का हाथ छोड़ दिया और रिद्धि के सामने आकर कहा, क्यों नहीं करना चाहती? तो रिद्धि ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। तभी उन्होंने थोड़ा सख्त आवाज में कहा, देखो बेटा, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें इसे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो रिद्धि ने सहज भाव से उनकी ओर देखकर कहा, सही है अंकल, ये आपके घर का मामला है, लेकिन आगे जाकर ये आपके परिवार का, रिश्तेदारों का, मोहल्ले का और समाज का मामला बन जाएगा। तभी उसके पापा ने कहा, वो अभी बच्ची है, उसे इतना बड़ा फैसले लेने का भला क्या हक है? तो रिद्धि बोली, हाँ सही कहा आपने, वो बच्ची ही है। आप पापा लोग हमेशा अपनी बेटी को बच्चा ही समझते हैं। उसके पैदा होने से लेकर उसकी शादी तय होने तक आप उसे बच्चा ही समझते हैं और उसे कोई फैसला लेने की आज़ादी नहीं होती है। क्या करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, यहाँ तक कि उन्हें कैसे जीना है, इस पर भी आपका ही कॉपीराइट होता है। उसके सपनों की, उसके ख्वाहिशों की उन्हें कोई आज़ादी नहीं मिलती। इज्जत, परिवार, समाज के नाम पर उनकी वाट लगती रहती है और जब बड़ी हो जाती है तब अपने ही जैसा कोई मर्द ढूंढकर उन्हें उसके घर भेज दिया जाता है। बेटी कुछ कहना भी चाहे तो एडजस्ट करो का ठप्पा लगा देते हैं। कितना एडजस्ट करेगी वो, और एडजस्ट कर भी ले तो क्या गारंटी है वो खुश रहेगी उसके साथ? आपकी इज्जत के लिए, आपकी खुशी के लिए वो बिना कुछ बोले ये शादी कर भी लेगी। आगे जाकर वही झगड़े, वही ताने उसे सुनने को मिलेंगे। एक कप चाय पीकर, चार मीठी बातें करके उसने अपने आपकी बेटी का हाथ मांगा और आपने दे दिया। होने वाले दामाद से आप हजार बात पूछेंगे, बेटा क्या पसंद है, शादी में क्या क्या अरेंजमेंट करना है, दहेज में क्या क्या देना है, लेकिन अपनी बेटी से एक बार भी ये नहीं पूछेंगे कि उसे ये शादी करनी भी है या नहीं। रिद्धि एक सांस में इतना सब कह गई। अब उन्होंने परेशान होते हुए कहा, पर लोग क्या कहेंगे? बारात दरवाजे पर आ चुकी है, उन लोगों को मैं क्या जवाब दूं मैं? तभी रिद्धि बोली, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे अंकल। जब दिन रात मेहनत करके अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश दी, अच्छे संस्कार दिए, तब भी लोगों ने कुछ नहीं कहा था। जब इसके ससुराल वालों की मांग पूरी की, उस वक्त भी आकर लोगों ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन आपको लगता है आज अगर आप ये रिश्ता तोड़ते हैं तो लोग कुछ कहेंगे? तो कहने दीजिए, वो कब चुप बैठे थे, जो अब बैठेंगे, 2 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। कौन इतना फ्री है जो ये सब बात याद रखेगा? आप ये शादी करें या ना करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो शादी में आएंगे खाएंगे और उसमें से कम ही निकाल कर चलते बनेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपको पता होगा कि वो खाना जुटाने में आपने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा दी थी। ये आपसे इतना प्यार करती है कि आपकी खुशी के लिए उस लड़के से शादी भी कर लेगी। वो ज़िंदगी भर उसके साथ एडजस्टमेंट करती रहेगी, लेकिन कभी खुश नहीं रहेगी, अंदर ही अंदर घुटने लगेगी। और हो सकता है उस वक्त वो आपको कोसे। ज़रा सोचिए कैसा महसूस होगा आपको। वहाँ वो खुश रहे दुखी रहे, फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा, लोगों को नहीं। शादी के बाद जब वह लड़का इसे मारेगा पीटेगा परेशान करेगा इसे रुलाएगा, तब लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आप उसके पिता हैं। वो आपसे कभी अपने दुख का जिक्र नहीं करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे लगेगा जब पहले आपने उसकी नहीं सुनी तो अब क्यों सुनेंगे। जब घुटन तकलीफ दर्द हद से ज़्यादा हो जाएगा तब वह अपने साथ गलत करेगी और हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चली जाएगी। उस वक्त लोग सिर्फ अपने एक रिश्तेदार खोएंगे, पर एक बाप अपनी बेटी खोएगा, अपना सम्मान खोएगा, अपने जीने की वजह खो देगा। लोग कुछ दिन आपका दर्द बांटने आएंगे जरूर, पर सौ तरह के सवाल करके उस दर्द को और बढ़ा देंगे। एक वक्त के बाद शायद वो भी आना बंद कर दे और आप अकेले हो जाएं। तब आपको लगेगा काश काश एक बार अपने की बच्चे की बात सुन ली होती, काश एक बार उनकी खुशी चाही होती, काश ये बोल दिया होता कि बेटा नहीं करनी तो मत कर शादी, मुझे तो खुश चाहिए, चार लोग नहीं। रिधि बोलती जा रही थी और फिर चुप हो गई। एक गुस्सा जो पिता शब्द के लिए उसके दिल में था, वो हमेशा से था, आज निकल कर बाहर आ गया। रिधि को रितु के पिता को समझाते देखकर कनशिका घबरा गई और कन्हैया को बुलाकर ले आई। कन्हैया दरवाजे पर ही रुक गया। रितु के पापा को रिधि की बात समझ आ चुकी थी कि वे रितु के पास आए और उसे सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची इतना कुछ अकेले सहती रही, मुझसे एक बार भी नहीं कहा ये सब। बाढ़ में गया सब, तो जहाँ चाहेगी जिसे चाहेगी उससे तेरी शादी मैं करवाऊंगा। बता कौन है वो जिसे तू चाहती है, इसी मंडप में तेरी शादी होगी। उनकी बात सुनकर रिधि पीछे मुड़ी और कन्हैया का हाथ पकड़कर उसे लाकर रितु के सामने करते हुए कहा, ये है वो जिससे प्यार करती है। रितु अपने पिता से अलग हुई और रिधि से गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गएगा, एक गुंडे से शादी हम क्यों करेंगे। अब रितु के मुंह से कन्हैया के लिए गुंडा शब्द सुनकर रिधि एक पल के लिए तो अवाक रह गई। उसने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया रिधि की आंखों में देख रहा था। वह उसे आंखों ही आंखों में बहुत कुछ बता देना चाहता था, लेकिन रिधि ने अगले ही पल नजर घुमा ली। कन्हैया अंदर ही अंदर परेशान हो गया, ये सोचकर कि कहीं रिधि उसे गलत न समझ ले। रिधि ने तो रितु की तरफ देखा और कहा, माफ कीजिएगा, हमें लगा आप इनसे अब भी प्यार करती है, इसलिए हमने ये सब कहा। आई एम रियली सॉरी। अब रितु ने कन्हैया को घूर कर देखते हुए कहा, हमने ना तो कभी इनसे प्यार किया था, ना अभी करते हैं, ये हमारे प्यार के लायक है भी नहीं। रिधि ने कुछ नहीं कहा तो रितु अपने पापा से दूर हुई और कहने लगी, कनशिका कह रही है तुम इसकी दोस्त हो, पर अफसोस कि तुमको इनके बारे में कुछ नहीं पता। पूरे उदयपुर में इससे बड़ा धोखेबाज और शातिर इंसान नहीं मिलेगा आपको। भले ये तुम्हारे सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं, पर इसकी असलियत से तुम अभी वाकिफ न हो। उदयपुर की ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ इनका नाम ना हुआ हो। उदयपुर का बच्चा बच्चा इनके कारनामों से वाकिफ है, पर आपको नहीं पता। तुमने इन पे भरोसा कैसे कर लिया? कहीं तुम तो ना इनके प्यार में पड़ के ये सब बोल रही हो। रिधि खामोशी से सब सुने जा रही थी। उसकी खामोशी कन्हैया की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा रही थी। रितु की बात सुनकर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर क्यों वो रिधि के सामने उसके अतीत को बयां कर रही है। उसने धीरे से रिधि से कहा, रिधि जी चले यहाँ से प्लीज। कन्हैया की बात का रिधि पर कोई जवाब देती इससे पहले रितु बोल पड़ी, क्यों, सच सुनने में तकलीफ हो रही है? और अब तक तुमने जो लोगों को तकलीफ दी उसका क्या, उसका हिसाब कौन करेगा? तुम हमारे तो क्या किसी भी लड़की के प्यार के लायक ना हो समझे। तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं कि तुम किसी की भावनाओं को समझ ही नहीं पाओगे। अब रिधि ने इस बार कठोर शब्दों में कहा, आप कौन होती है ये फैसला करने वाली कि ये किसी के प्यार के लायक है या नहीं? इनकी खामोशी को आप इनकी सहमति समझ रही है। ये कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। हो सकता है इनकी खामोशी के पीछे बहुत बड़ी वजह हो जिससे आपको शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। तभी रितु ने रिधि का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ तो बड़ी परवाह हो रही है तुमको इनकी, बड़ा गहरा दोस्त लगता है। रितु की बात सुनकर कन्हैया को गुस्सा आया, लेकिन रिधि ने आंखों ही आंखों में उसे रोक लिया। कन्हैया अपने बारे में बुरा भला सुन सकता था, लेकिन रितु अब बेशर्मी पर उतर आई थी और कन्हैया के साथ साथ उसने रिधि को भी नीचा दिखाना शुरू कर दिया, जो कि कन्हैया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था।
लेकिन रीति एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी। रीतू की बातों का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने उतनी ही शांति से कहा, हमारे और इनके बीच जो रिश्ता है वो आप नहीं समझ पाएगी। अब रीतू ने खार से कहा, ऐसे नाजायज रिश्ते का कोई नाम भी तो नहीं होता ना। तड़ाक, एक थप्पड़ सीधा आकर रीतू के गाल पर लगा। जो पास खड़े उसके पिता ने उसे मारा। उन्होंने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया, एक शब्द और निकाला अपनी गंदी जुबान से तो हम भूल जाएंगे तुम हमारी बेटी हो। रीतू को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह गाल पर हाथ रखे अपने पापा को अवाक सी देखे जा रही थी। अब कन्हैया ने आगे बढ़कर उसके पापा को रोकते हुए कहा, सर प्लीज। अब रीतू के पापा बोले, नहीं बेटा, इसके लिए ये ही सही है। हमारे लाड प्यार ने इसको इतना बिगाड़ दिया है कि इसे भी नहीं पता कि किससे किस तरह पेश आना चाहिए। हमें शर्म आती है खुद को इसका पिता कहते हुए। उनकी आवाज में दर्द था। वो रिधि के सामने आए और कहा, इसकी तरफ से हम माफी चाहते हैं बेटा। तो रिधि बोली, आप माफी मत मांगिए, आप हमसे बड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। कहकर रिधि रीतू की ओर बढ़ी और कहा, कई बार हम ऐसे शब्द कह जाते हैं जिनसे सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी तकलीफ होती है। कन्हैया जी के बारे में आपने जो कुछ भी कहा वो हम नहीं जानते, हम आपको भी नहीं जानते, पर आप जानती हैं इतना सब होने के बाद भी हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम किसी के प्यार को हारता हुआ नहीं देखना चाहते। अरे हमें क्या पड़ी है किसी की निजी जिंदगी में दखल देने की। पर जब आपने कनिष्का से कहा कि आप ये शादी नहीं करना चाहती, तब हमने अपने आप के पापा से वो सब कहा। आपकी खुशी के लिए वो मान गए थे, जानते हुए भी कि बारात दरवाजे पर खड़ी है। ऐसे पिता का सम्मान आप हम सबकी नज़रों में गिराकर उनके गुनहगार मत बनिए। कोई भी पिता अपनी बेटी पर हाथ तब उठाता है जब वह मजबूर हो जाता है। अपने पिता के प्यार को यूं सरेआम बेइज्जत मत कीजिए। रिधि की बात सुनकर रीतू का सर शर्म से झुक गया। उसके पिता सर झुकाकर पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। कन्हैया उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, परेशान मत होइए सर, हम कुछ करते हैं। रीतू की शादी वही होगी जहां ये चाहेगी। अब वो बोले, लेकिन बारात दरवाजे पर खड़ी है बेटा, उन्हें मैं क्या जवाब दूं? उनकी आंखें नम हो गई। तभी रिधि ने उनके दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हिम्मत से काम लीजिए अंकल। इस वक्त आप जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। अब कन्हैया रीतू के सामने आया और कहा, हम जानते हैं तुम हमसे बहुत नफरत करती हो और हम चाहते भी यही हैं कि तुम्हारी ये नफरत हमारे लिए जिंदगी भर रहे। जिस लड़के को तुम चाहती हो उसे यहाँ बुलाओ, तुम्हारी शादी उससे इसी मंडप में हम करवाएंगे। कन्हैया की बात सुनकर रीतू ने नम आंखों से कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, अक्सर जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, उस लड़के को बुलाओ। तभी रीतू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वो बाहर ही है। कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा। पीछे पीछे रिधि, कनिष्का और त्रिपाठी जी आए। बाहर आकर उसने रीतू से लड़के के बारे में पूछा तो उसने उंगली से सामने इशारा कर दिया। लड़का सामने ही बैठा था। कन्हैया ने उसे आने का इशारा किया। तभी नौकर ने रजत की ओर बोतल बढ़ाते हुए कहा, भैया तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक। अब रजत की नजर सामने पड़ी जहां कन्हैया खड़ा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। वह कुर्सी से उठा और नौकर को साइड में करते हुए कहा, साला वहां आग लगी पड़ी है, तुमको है कि हमको ठंडा पिला रहे हो। तभी भीड़ में कानाफूसी होने लगी। साइड हटो। त्रिपाठी जी का चेहरा उतर गया। इतने लोगों में उनका अपमान जो होने वाला था। अब वह लड़का जिसे रीतू चाहती थी वह उठकर कन्हैया के सामने आ खड़ा हुआ। कन्हैया ने लड़का को देखा। ये वही लड़का था जो कॉलेज में कन्हैया से कई बार पिट चुका था, लेकिन बात रीतू की थी, इसलिए कन्हैया ने कुछ न कहकर सीधा लड़के से कहना शुरू कर दिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लड़की तुम्हें बहुत चाहती है और इसने बताया कि तुम भी इससे प्यार करते हो। आज इसकी शादी किसी और से होने जा रही है, लेकिन ये तुमसे शादी करना चाहती है। वो सामने मंडप है, फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम इसे चाहते हो तो अभी इसी वक्त तुम्हें इससे शादी करनी होगी। तभी वो लड़का बोला, मैं इसे चाहता हूँ लेकिन। लड़का कहते कहते रुक गया। अब रीतू ने कहा, लेकिन क्या? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। तो लड़के ने परेशान होते हुए कहा, हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह अचानक। अब दूल्हे के बाप ने त्रिपाठी जी से गुस्से से कहा, समधी जी ये सब यहाँ क्या हो रहा है? जब आपकी बेटी पहले से किसी लड़के को चाहती थी तो हमें अब बेइज्जत करने के लिए क्यों बुलाया? तो त्रिपाठी जी ने उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, संबंधी जी आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम आपको समझाते हैं। अब वो आदमी गुस्से से भड़क उठा, क्या समझाएंगे आप? इस लड़की में जरा सी भी शर्म नहीं है जो ये सबके सामने अपने प्रेमी के साथ खड़ी है। कन्हैया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस लड़के से कहा, देखो बात बहुत बिगड़ चुकी है। त्रिपाठी जी की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है।
रीतु से शादी कर लूं। अब लड़के ने बिफरते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे कर लें शादी, हमारा भी कोई घर बार है, घर वालों को क्या जवाब देंगे हम। रीतू ने आगे बढ़कर लड़के का कॉलर पकड़ लिया और कहा, तो क्या प्यार तुम्हारे घर वालों से पूछ कर किए थे? तब कितने रंगीन वादे किए थे हमसे, कितने ख्वाब दिखाए थे, वो सब क्या था? तुमको हमसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। अब लड़के ने झटके से कॉलर छुड़ाते हुए कहा, जो लड़की अपने बाप की इज्जत का ना सोच रही, वो आगे चलकर हमारा क्या सोचेगी। माहौल काफी खराब हो चुका था। रीतू रोने लगी तो कनशिका ने उसे संभाला। उधर दूल्हे का बाप त्रिपाठी जी से उलझा हुआ था। वहां बैठे सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुल मिलाकर त्रिपाठी जी की इज्जत की बात धज्जियां उड़ रही थी। बारातियों का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। इस सब के बीच एक अजीब ही घटना घटी। स्टेज के पास स्पीकर वाले ने झगड़े से बेखबर गाना बजा दिया। दूल्हे का साहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। गाना जैसे ही हमारे रजत भैया के कानों में पड़ा, वह गुस्से से डीजे वाले की तरफ गया और बिना कुछ कहे एक थप्पड़ लड़के के गाल पर जड़ दिया। म्यूजिक बंद हो गया। लड़का हैरानी से रजत को देख रहा था। सबका ध्यान उस ओर चला गया तो रजत ने कहा, साला वहां मातम चल रहा है और तुमको गाना बजाने की पड़ी है, ऐसे तोड़ोगे बजाने लायक ना रहोगे, का समझे, खामोशी से बैठो। कहकर रजत पलटा और कन्हैया की ओर आने लगा तो कन्हैया ने आंखों से इशारा करके उसे रोक दिया। रजत वहीं रुक गया। तभी दूल्हे के बाप ने कहा, यह शादी नहीं हो सकती त्रिपाठी जी, हमें यहाँ बुलाकर आपने हमारा बहुत अपमान किया है। और अपने बेटे को मंडप से उठने का इशारा किया। दूल्हा उठकर आया और अपने पिता की बगल में खड़ा हो गया। त्रिपाठी जी के हाथ में अब कुछ नहीं था। वे वहीं पास रखी कुर्सी पर सर झुकाकर बैठ गए। उधर उस लड़के ने रीतू से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। रिधि को रीतू के लिए बहुत बुरा लग रहा था। रिधि ने रीतू को समझाते हुए कहा, जो लड़का आज आपको अपनाने से इनकार कर रहा है, क्या वो जिंदगी भर आपका साथ निभा पाएगा? हमें नहीं लगता वो ऐसा कर पाएगा। आपको अपनाने की हिम्मत नहीं है उसमें, और आपने ऐसे लड़के के लिए अपने पापा का सर शर्म से झुका दिया। माँ बाप को दुखी करके आज तक कोई औलाद खुश नहीं रह पाई। तो रीतू जी, फैसला आपको करना है। ये ऐसे कमजोर इंसान से शादी करनी है या उनके जैसे मजबूत पिता का कंधा चाहिए। रिधि की बात सीधी जाकर रीतू के दिल को लगी। पहली बार वो सही फैसला लेने जा रही थी। वह लड़के की तरफ बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए गुस्से से कहा, तुझसे प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, दफा हो यहाँ से। लड़का गाल से लाता हुआ वहां से चला गया। रीतू की आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया और रिधि को थोड़ी राहत मिली। अब उन्हें त्रिपाठी जी के सम्मान को बचाना था। कुछ लोग उठकर अपने घर जा चुके थे और बाकी वहीं बैठकर तमाशा देख रहे थे। स्टेज के पास ही बैठा रजत खामोशी से ये सब देख रहा था। उसका दिल तो किया सब कई कनपट्टी पर बंदूक रखे और सबको एक साथ समझा दे, लेकिन कन्हैया की वजह से चुप था। तभी एक थुलथुले से शरीर वाला आदमी बाहर से आया और आकर सीधा रजत से पूछा, भाई साहब, खाना कब शुरू होगा? रजत ने अपना सर खुजाया और आदमी को एक थप्पड़ मार कर कहा, यहाँ बुखार मचा है और तुमको खाने की पड़ी है। साला हो क्या गया ये उदयपुर के लोगों को। बेचारा आदमी रुआसी शक्ल लेकर वहां से चला गया। रजत ने फिर से अपना ध्यान कन्हैया और बाकी लोगों की तरफ लगा दिया। दूल्हे का बाप जैसे ही जाने लगा, कन्हैया ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर, इस तरह से ये शादी छोड़कर मत जाइए, उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। सर प्लीज, त्रिपाठी जी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए ये शादी हो जाने दीजिए। अब दूल्हे के बाप ने बेइज्जती से कहा, जब इनकी बिटिया आस्की कर रही थी तब कहाँ थे ये? तब ना संभाल पाए लड़की को, तभी तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है इनको। त्रिपाठी जी का सर शर्म से झुका जा रहा था। कन्हैया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जो हो गया उसे भूल जाइए सर, और ये शादी हो जाने दीजिए। तो उन्होंने गुस्से से कहा, यह शादी अब हरगिज नहीं हो सकती। हमारी कितनी बदनामी हुई है यहाँ सबके सामने। इस बार रिधि ने आगे आकर कहा, बदनामी तो तब ही होगी जब ये शादी नहीं होगी। ये शादी टूटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपके और इनके परिवार को। लोगों के ताने जितना ये सुनेंगे उतना ही आपको भी सुनना होगा। अब रजत ने मन ही मन कहा, ये बाबी क्या डायलॉग मारी है। तभी वो थुल थुल पेट वाला आदमी फिर से वहां आया और कहा, भैया अब तो बता दो खाना कब शुरू होगा। रजत ने उसे अपने पास बुलाया और फिर से एक थप्पड़ और मारते हुए कहा, तुम्हारे बाप का ब्याह है, यहाँ जो खाने का पूछ रहे हो तुम, बार बार पूछ रहे हो। साला यहाँ तो सीरियस टॉपिक चल रहा है और तुमको मजाक सूझ रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल लो बेटा, और दोबारा तुम हमको नजर नहीं आने चाहिए। तो वो आदमी गाल से लाते हुए वहां से चला गया।
अब लड़की का बाप बोला, समधी जी, जो कुछ हुआ उसे हमारी भूल समझकर माफ कर दीजिए, पर यह शादी मत तोड़िए, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। त्रिपाठी जी की आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन दूल्हे के बाप को तो अकड़ने का मौका भी मिला था। उसने घमंड से भरकर कहा, क्यों समधी जी, अब आंख खुली आपकी? बिटिया शहर भर में आस की करती फिर रही थी, तब कहाँ थे तुम? अब कन्हैया ने एक बार फिर दूल्हे के बाप को समझाते हुए कहा, आस की ही तो की है ना, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया। आपने भी कभी ना कभी किसी को चाहा होगा। सबको किसी ना किसी से प्यार होता है, तो क्या प्यार करना गुनाह हो गया? ये वक्त ऐसी बात करने का नहीं है सर, मंडप सजा है, सब लोग यहाँ हैं, लड़का लड़की दोनों यही हैं, ये शादी होने दीजिए, इसी में दोनों परिवार की भलाई है। माहौल एक बार फिर गर्मा गया। इसी बीच रजत को वहां बैठे बैठे गुस्सा आ रहा था कि आखिर कन्हैया क्यों बार बार उनके सामने हाथ जोड़ रहा है। इसी बीच वह आदमी फिर आ गया। इस बार उसने रजत से थोड़ा डिस्टेंस रखा। उसे देखते ही रजत का दिमाग घूम गया और उसने आदमी को घूरते हुए पूछा, अब क्या है बे? तो उस आदमी ने डरते डरते पूछा, भैया आप फिर से ना मारे तो एक बात पूछें? अब रजत ने झुंझला कर कहा, हाँ पूछो। अब वो हमारी बीवी बार बार फोन कर रही है, ये पूछे खातिर कि खाना खाए बनाए या खा कर आओगे। तो बस हमको तो इतना ही जानना था, यहाँ खाना शुरू होगा या फिर हम घर पे बनाने को बोल दें? आदमी ने डरते डरते कहा। तभी रजत ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अरे, तो पहले बोलना था ना, हम खाम का तुमको मार दिए। भैया ये बीवी ने बहुत टेंशन वाली चीज है, हम बताए रहे हैं, साला जीना हराम कर देती है। अब उस आदमी ने सांप के बिल में हाथ डालते हुए कहा, भैया तुम्हारी शादी हो गई क्या? तभी रजत बोला, देखो बेटा, तुम ज्यादा जज मत बनो और हमारे जले पर नमक मत छिड़को। खाना खाने आए थे ना, रुको अभी इंतजाम करते हैं। कहकर रजत ने सामने खड़े कुछ लड़कों को इशारे से बुलाया। तभी लड़के में से एक ने कहा, हाँ भैया। तो रजत ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, इस भाई साहब को बाहर ले जाकर खाना खिलाओ, और हाँ जरा अच्छे से खिलाना, कोई कोना खाली ना बच ना पाए। आदमी खुशी खुशी उन लोगों के साथ जाने लगा और फिर रुक कर कहा, भैया एक बात कहें, वैसे आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। अब आदमी के जाने के बाद रजत ने धीरे से कहा, साले पता नहीं सुबह सुबह का किसका मुंह देखे जो ये सब देखने को मिला। साला खुद का ही तो देखे थे शीशे में। बक साला, अब तो खुद की शकल मनूस होने लगी, और ये तमाशा खत्म कब होगा यार? उधर कन्हैया और रिधि वैसे ही विनती करते रहे, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। आखिर में रजत आया। उसने दूल्हे की गर्दन पकड़ी, उसे कोने में लेकर कहने लगा, देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारा बाप तो जिंदगी के मजे ले चुका है और अब वो तुम्हारे मैटर में टांग अड़ा रहा है। 30 के हो गए हो और शुक्र मनाओ शादी हो रही है, वो भी इतनी सुंदर लड़की से। आज ये शादी ना भी हो तो लड़की को तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कंवारे रहोगे तुम। कंवारे नहीं, वो क्या है ना, आधी शादी तो हो चुकी है तुम्हारी। लड़की ने किसी से प्यार किया तो क्या गलत किया? तुमने भी तो अपने समय लोंडियाबाजी की है ना। अब बात इतनी सी है कि आप बाप की सुनोगे तो रहोगे कंवारे, और हमारी सुनोगे तो अभी के अभी फेरे करवा देंगे तुम्हारे। और बोलो क्या कहते हो, मंजूर है? तभी लड़के ने कहा, हम तैयार हैं। अब रजत बोला, तो आओ ब्याह करवाते हैं तुम्हारा। कहते हुए रजत दूल्हे को लेकर सबके बीच आया और जोर से कहा, देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दूल्हे राजा शादी के लिए तैयार है। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे सिवाय दूल्हे की बाप के। रजत ने देखा तो उनके पास आया और कहा, क्या चचा, बच्चों की खुशी के खातिर इतना तो कर ही सकते हो। तभी दूल्हा अपने बाप के पास आया और कहा, पापा हम उसे पिछले 2 साल से पसंद करते हैं, अगर आज ये शादी ना हुई तो हम किसी से शादी नहीं करेंगे। अब दूल्हे के बाप ने मन ही मन सोचा, 30 के हो चुके हो, तुमसे करेगा भी कौन? और आखिर में शादी के लिए मान गया। अब त्रिपाठी जी के घर खुशियां एक बार फिर लौट आई। कन्हैया और रिधि भी मुस्कुरा उठे। रीतू भी अब शादी के लिए तैयार थी। शादी की तैयारियां होने लगी, लेकिन रजत को अभी भी वहां कुछ सूना सूना सा लग रहा था। वह डीजे वाले की तरफ गया। डीजे वाला मुंह लटका कर बैठा था। रजत ने खींच कर एक थप्पड़ मारा और कहा, बजाए क्यों नहीं ले रहे हो बे? तभी उस लड़के ने लगभग रोते हुए कहा, भैया कुछ देर पहले बजाए थे, तब आप मारे थे और अब आप भी फिर मारे। तो रजत ने आदेश देते हुए कहा, तो बिना मारे अब भी कहाँ बजाए रहे हो तुम? चलो बजाओ। अब लड़के ने डरते डरते कहा, भैया गाना भी आप ही बता दो, वरना फिर से आकर मारोगे। तो रजत बोला, क्या कॉमेडी कर रहे हो हमारे साथ? उदयपुर में हो ना बेटा, तो एक अच्छा सा राजस्थानी लगा दो। अगर डंक का ना लगाए तो याद रखना, फिर से आकर तोड़ेंगे तुमको। कहकर रजत वहां से चला गया। डीजे वाले ने गाना ढूंढना शुरू कर दिया। उधर से निकलकर रजत अब कन्हैया और बाकी सब की तरफ जा रहा था। तभी किसी से टकरा गया।
सामने वही थुलथुला आदमी था, लेकिन इस बार उसकी हालात धोबी के धुले हुए कपड़े जैसी हो रखी थी। देखकर लगा जैसे किसी ने उसे बिना साबुन पाउडर के धोया हो। रजत को देखते ही वह रोते हुए बोला, गलती हो गई भैया, आज के बाद तुमसे तो क्या, हम अपनी बीवी से भी नहीं पूछेंगे खाने के बारे में। ऐसे खाना पहली बार खाए हम, चलते हैं, कहकर आदमी चला गया। रजत ने शर्ट से टंगा चश्मा निकाला और आंखों पर लगाकर आगे बढ़ गया। रीतू अपने दूल्हे के साथ मंडप में बैठी थी। रिधि को कनिष्का सामने कुर्सी पर बैठी थी। दोनों के चेहरे पर सुकून था। कन्हैया त्रिपाठी जी के साथ वही मंडप में खड़ा था। रजत आकर रिधि और कनिष्का के पास बैठ गया और बातें करने लगा। जब मंडप में भाई की जरूरत पड़ी तब कन्हैया ने आगे बढ़कर वो रस्म निभाई, क्योंकि रीतू त्रिपाठी जी की इकलौती संतान थी। रीतू ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने जिसे गलत समझा, बुरा भला कहा, आज उसी ने उसके घर की इज्जत को अपमानित होने से बचा लिया था। रस्म निभाकर कन्हैया नीचे आ गया। रिधि से नजरें मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह जाकर पीछे बैठ गया। रिधि के मन में अनगिनत सवाल थे, पर अभी उसे सही समय का इंतजार था। इधर काफी देर से एक लड़की रजत को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। रजत की तो आज लॉटरी लग गई। कोई लड़की खुद से उसे भाव दे रही थी। शादी संपन्न हुई। रीतू अपने पति के साथ कन्हैया के सामने आई और कहा, हमको माफ कर दो, हमने तुमको बहुत गलत समझा। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। रीतू बहुत खुश थी। उसने अपने पापा और ससुराल वालों से भी अपने किए की माफी मांगी। सब खुश थे, जो अभी गिले सिकवे थे सब दूर हो चुके थे। उधर वो लड़की भी रजत से खासा इंप्रेस हो चुकी थी। डीजे वाले ने अभी तक कोई गाना नहीं लगाया था। रजत कुर्सी पर चढ़ा और चिल्लाकर बोला, अब एक गाना बजाएगा कि नहीं, या तुमको आकर बजाए हम। रजत के इतना कहते ही गाना बजने लगा। रजत ने जैसे ही सुना, खुशी से उसके चेहरे पर छलकने लगी। रीतू कनिष्का को खींचते हुए ले आई और उसके साथ डांस करने लगी। दूल्हे राजा ने भी उनका साथ दिया और उनके साथ मटकने लगा। बस फिर क्या था, रजत सबको बीच में ले आया। त्रिपाठी जी, उनकी घरवाली, बाकी सब रिश्तेदार भी सब खुशी मनाने लगे। हॉल में लगी कुर्सियों पर जो बैठे थे सब अब एक तरफ खड़े थे। खाली कुर्सियों पर आगे ही आगे रिधि बैठी थी और उससे कुछ पीछे कन्हैया बैठा था। कनिष्का ने डांस करते हुए देखा रिधि नहीं है, तो वह आई और रिधि का हाथ पकड़कर ले गई। रिधि ने मना किया तो रीतू और रजत जिद करने लगे। रिधि ने उनकी बात मान ली और डांस करने लगी। जैसे ही कन्हैया की नजर उस पर पड़ी तो बस उसी पर ठहर रह गई। वह अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और रिधि को एकटक निहारता रहा। रिधि इससे बेखबर नाचने में व्यस्त थी। उसने कन्हैया को देखा नहीं, पर कन्हैया उसे रिधि के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज शाम उदयपुर में अगर कुछ खूबसूरत था तो वो थी बनारसी साड़ी में लिपटी रिधि। एक बड़े बुखाल के बाद आखिरकार रीतू की शादी हो गई। डांस के बाद त्रिपाठी जी कन्हैया के पास आए और हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज अगर तुम ना होते तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तुमने हमारी बहुत मदद की। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, बस रीतू के लिए किया, आप हमें शर्मिंदा ना करें। कन्हैया ने उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा। तब तक रजत और बाकी सब भी वहां आ गए। रिधि को देखकर त्रिपाठी जी उसकी ओर पलटे और कहा, किन शब्दों में आप क्या शुक्रिया अदा करें, समझ नहीं पा रहे। आज आप सब लोगों ने जो किया उसके लिए हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे। अब रिधि ने सहजता से कहा, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया सर, आप हमारी पिता की उम्र के हैं और एक पिता का सर हम कैसे झुकने दे सकते हैं, आखिर हम भी तो एक बेटी है। त्रिपाठी जी रिधि के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बहुत खुश नसीब है वो पिता जिसे आप जैसी बेटी मिली। तो अब रिधि मन ही मन खुद से कहा, हर पिता खुश नसीब नहीं होता। तभी रजत बीच में पड़ते हुए बोला, अरे त्रिपाठी जी क्यों फिक्र कर रहे हो आप, अगर आगे कोई गड़बड़ हुई तो हमको बताना, घर में घुस के तोड़ेंगे सबको। अब त्रिपाठी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, नहीं रजत, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, लड़का समझदार है और रीतू को भी अपने रंग में डाल देगा। तभी कन्हैया ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। तो त्रिपाठी जी बोले, अरे ऐसे कैसे बेटा, बिना खाए तुम सबको नहीं जाने देंगे हम। और फिर नौकर को आवाज लगाई। नौकर उन सबको लेकर हॉल में के दूसरी तरफ ले गया जहां खाने का बंदोबस्त था। चलते चलते रजत ने पलट कर देखा, जो लड़की काफी देर से उसे देख रही थी उसने आने का इशारा किया। रजत जैसे ही जाने लगा, कन्हैया ने रोकते हुए कहा, तुम कहाँ चले। अब रजत रिधि की ओर देखते हुए बोला, अरे भैया, रीतू की शादी हो गई, तुम्हारी भी हो ही जाएगी, हम भी अपना जुगाड़ करके आते हैं, तुम चलो, हम अभी आए। कहते हुए रजत वहां से निकल गया। गार्डन में जगह जगह कुर्सी टेबल लगी हुई थी। कन्हैया ने खाली टेबल देखकर दोनों से बैठने को कहा। फिर उसने नौकर से कहकर 3 प्लेट खाना लगवाया। तभी रिधि ने वहां चौथी प्लेट ना देकर कन्हैया से पूछा, आप नहीं खाएंगे।
अरे आप सब खाइए, हम भूख नहीं है। बिना देखे कहकर कन्हैया कुछ दूर पड़ी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। रिधि को अजीब लग रहा था कि आखिरकार कन्हैया ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है, पर वह खामोश रही और वहीं बैठे कन्हैया को देखती रही। उदास चेहरा, मायूसी और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। आंखों के खालीपन से महसूस हो रहा था जैसे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, पर चेहरे पर नहीं आ पा रहा था। रिधि ने कन्हैया को जितना सुलझा हुआ समझा था उतना वह था नहीं। बहुत कुछ था जो सुलझना बाकी था। कुछ देर बाद रजत भी वहां आकर बैठ गया। रिधि, कनिष्का और रजत तीनों खाना खाने लगे, पर खाना रिधि के गले से नहीं उतर रहा था। उसने वेटर को पास बुलाया और एक प्लेट में खाना और लाने को कहा। वेटर खाना ले आया। रिधि ने वह प्लेट उठाई और कन्हैया की ओर बढ़ गई। कन्हैया के सामने आकर उसने टेबल पर प्लेट रखी और एक कुर्सी डालकर बिल्कुल उसके सामने बैठ गई। कन्हैया को ध्यान नहीं रहा। वह अब भी परेशान सा कुछ सोचने में लगा हुआ था। तो रिधि कन्हैया की तरफ देखकर कहने लगी, हमारे बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। यही सोच रहे होंगे ना आप कि रितु ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर भी हम इतना नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं। कन्हैया ने सुना तो रिधि की आंखों में देखने लगा। रिधि इतनी आसानी से भला उसके मन की बात कैसे जान सकती है। उसने धीरे से कहा, उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अब रिधि ने सहजता से कहा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। रितु को हम नहीं जानते, इसलिए उसने जो कहा वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको हम जानते हैं। आप क्या कहेंगे ये इम्पोर्टेंट है। तो कन्हैया बोला, हम क्यों परेशान हैं, ये आपने कैसे जान लिया। तभी रिधि ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपकी आंखें देखकर आपकी ये आंखें सब बता देती है। कन्हैया की आंखों में नमी आ गई तो उसने नजर घुमा ली। रिधि ने खाने की प्लेट से निवाला तोड़ते हुए कहने लगी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए आपके लिए खाना लाए थे। कहते हुए उसने निवाला कन्हैया की तरफ बढ़ा दिया। तो कन्हैया ने कहा, हमें भूख नहीं है। अब रिधि बोली, हमारी माँ कहती थी खाने के निवाले को कभी ना नहीं कहनी चाहिए, इससे खाने का अपमान होता है। रिधि ने इतने प्यार से कहा कि कन्हैया उसके चेहरे की ओर देखता ही रह गया। कन्हैया खामोशी से रिधि को देखता रहा तो रिधि ने निवाला उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। कन्हैया ने मन ही मन कहा, हमसे इतनी नज़दीकियाँ अच्छी नहीं है रिधि जी। हमसे जुड़े हर इंसान को आज तक सिर्फ दर्द ही मिला है। सामने बैठी रिधि ने मन ही मन कहा, हम जानते हैं इस वक्त आप बहुत परेशान हैं और आपसे आपके अतीत के बारे में पूछकर हम ये परेशानी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। अब कन्हैया ने खाने की प्लेट अपनी तरफ की और खाने लगा और रिधि से बोला, आप खाइए, हम खुद से खा लेंगे। रिधि ने मुस्कुराकर वह निवाला वापस प्लेट में रखा और रजत और कनिष्का की तरफ लौट गई। रिधि आई और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अच्छा भाभी, हम ये कह रहे थे। कहते कहते रजत रुक गया, क्योंकि भाभी नाम सुनकर रिधि और कनिष्का दोनों ही उसे घूरे जा रही थी। बेचारा रजत क्या करे, उसकी फीलिंग्स हमेशा गलत वक्त पर ही निकलती है। वह रिधि और कनिष्का को देखकर बोला, ऐसे क्यों घूर रही हो दोनों हमें। अरे मुंह से निकल गया। अब रिधि खाना बीच में छोड़कर खड़ी हो गई। तो आखिर गाइस, रिधि का अब क्या रिएक्शन होने वाला है अपने लिए भाभी सबक सुनकर। अब वह रजत को क्या सबक सिखाने वाली है और कन्हैया का रिएक्शन अब क्या होगा, ये सब जानेंगे कहानी के 7वें पार्ट में, जो कि कल सुबह 11 बजे आएगा। अगर आप चाहते हैं कहानी का पार्ट आते ही आपको पता चल जाए तो आप एक काम कर सकते हो, घंटी वाला बटन दबा सकते हो सब्सक्राइब करके।